हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेशन में हम आपके सामने हैं। लेट्स बिगिन अवर प्रैक्टिस सेशन टुडे। प्रैक्टिस सेशन 9 है ये। एक बार आप लोग सारे हमारे प्रैक्टिस सेशन देख डालिए एंड सिलेक्शन गारंटीड। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप सारे लगा लो, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग, ग्रामर से लेकर लिटरेचर, पूरी ए टू जेड लिटरेचर आपको मिल जाएगी, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट लगा लो। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है एक एक वीडियो देखने का, तो सारे प्रैक्टिस सेट लगा डालो, ठीक है। जब भी समय मिले आप प्रैक्टिस सेट देख के उनको हल कर डालें, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन अवर प्रैक्टिस सेशन 9। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस इसमें चूज करना है। माई सन इज डिजायरस इन ज्वाइनिंग द आर्मी। डिजायरस मतलब इच्छुक। अब ये डिजायरस क्या है? डिजायरस है एक एडजेक्टिव, और सब में डिजायरस के बाद में ही जो लगेगी प्रीपोजिशन वही चेंज है। यहाँ पे देखिए इन है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे फॉर है। तो कौन सा इसमें आपको सही लगेगा, ठीक है। अब देखिए डिजायरस जो एज एन एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है जी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, आई विल बियर नो मैलाइज डॉट 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 एनीबॉडी इज। अब करेक्ट फॉर्म इसमें आपको फिल करनी है जी। यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये एक फ्रेज होता है, एक मुहावरा है, ठीक है। ये एक मुहावरा है, बियर में लाइज एक मुहावरा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दुर्भावना रखना, और दुर्भावना रखने के सेंस में इसके साथ जो हमेशा आप यूज करेंगे वो अगेंस्ट लगता है, मतलब ये रूल ही है, लगता ही लगता है। तो इसमें आप अगेंस्ट का यूज करेंगे। आई बियर नो मैलाइज अगेंस्ट एनीबॉडी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। बियर मैलाइज का मतलब क्या होता है? दुर्भावना रखना। ये एक फ्रेज है, मुहावरा, और इसके साथ हमेशा अगेंस्ट का यूज किया जाता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The next question is choose the correct alternative to fill in the blanks. The clerk was dot 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 by the officer for his negligence. Negligence का मतलब क्या हुआ? लापरवाही। लापरवाही की वजह से क्लर्क को जो है ऑफिसर ने क्या किया? डांटा होगा, फटकारा होगा, ठीक है। तो पुल अप का मतलब होता है फटकारना, डांटना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, द क्लर्क वॉज पुल्ड अप बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, ठीक है। पुल्ड अप मतलब क्या हो गया? डांटना या फटकारना, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन लगा के फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? जब कभी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं? राम और सुरेश में कुछ बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड सुरेश। ये तो बहुत ही कॉमन है। और अगर यहाँ 2 से ज्यादा लोग होते तो क्या लगाते? तो लगता अमंग। अगर 2 से ज्यादा लोगों के बीच कुछ बांटना है तो अमंग का यूज करना है, 2 लोगों के बीच में तो बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। सुटेबल वर्ड लगा के आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। यूज ऑफ दिस फॉर 7 days विल क्योर यू योर इलनेस। इसका यूज करने से 7 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे अपनी बीमारी से। तो यहाँ पे दवा के सेंस में यूज ऑफ दिस। मेडिसिन अगर होता ऑप्शन में तो तुरंत आ जाता। तो मेडिसिन का हमको सिनोनिम या उसके समकक्ष वर्ड ढूंढना है। तो फिजिकल तो नहीं होता है, फिजिक्स तो नहीं होती है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया फिजिक। ये तो फिजिक वो हो गई ना जो देखने में होता है, आपकी फिजिक बहुत अच्छी है। ये जो फिजिक है इसका मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। दवा के सेंस में होता है फिजिक। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यूज ऑफ दिस फिजिक फॉर 7 days विल क्योर
यू ऑफ योर इलनेस, आपको अपनी बीमारी से ठीक कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ही मैनेज्ड टू, यहाँ पे चोर की बात हो रही, चोर ने मैनेज कर लिया भागने में सेवरल टाइम्स, बट वॉज फाइनली बाय द पुलिस, लेकिन फाइनली पकड़ लिया गया। तो हमें भागना और पकड़ने के लिए जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं, अब देखिए एब्सकंड मतलब भाग जाना, फ्रीड मतलब छूट गया, लेकिन ये भागना उस सेंस में नहीं होता है, पुलिस से बच के भागना। डिसीव मतलब धोखा देना, चीटेड मतलब, अब यहाँ पे अगर लगाए ही मैनेज्ड टू डिसीव सेवरल टाइम्स बट वाज फाइनली चीटेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चीट कर लिया गया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब पहले में अगर ही मैनेज्ड टू चीट सेवरल टाइम्स बट फाइनली चेज्ड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चेज किया गया, ये भी नहीं। देखिए पुलिस जब कभी किसी को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट वर्ड दिया होगा या फिर नैब, नैब अरेस्ट का सिनोनिम होता है, ठीक है। ऑफिशियल वर्ड है अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट या फिर नैब। तो यहाँ पे देखिए एस्केप मतलब पुलिस से बच के भाग जाना, ही मैनेज्ड टू एस्केप सेवरल टाइम्स बट वाज फाइनली नैब्ड बाय द पुलिस। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब वही निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड यूज कर लेंगे, जो जहां पे यूज होता है अरेस्ट के लिए या फिर नैब के लिए पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है, दैट यू हैव टू यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल, यहाँ पे आपको भरना है themselves into believing that they are indispensable to their organization। indispensable का मतलब क्या होता है, एक तरह से अनिवार्य, ऐसा जिसके बिना काम ना चले। तो कुछ लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनिवार्य है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या भरना है कि वो अपने अंदर ऐसी गलत फहमी बिठा लेते हैं। फूल मतलब तो बेवकूफी हो गया, डिसीव मतलब धोखा देना, डिल्यूड इज द राइट आंसर, डिल्यूड। ऑप्शन बी का सी ऊपर नीचे हो गया है, उस पर माइंड मत करिएगा जी। इसका मतलब होता है स्वयं को या किसी को, सॉरी, स्वयं को या किसी को भ्रम में रखना, भ्रम में रखना या भ्रम में जीना। तो वो इस भ्रम में अपने आप को रखे। सम पीपल delude themselves into believing that they are indispensable to their organization। मतलब वो अपने आप को भ्रम में रखते हैं, वो ऐसा भ्रम फैला के रखते हैं अपने अंदर कि वो बहुत अनिवार्य है, उनके बिना कुछ चलेगा नहीं। ये एक तरह से भ्रम होता है, ठीक है। चलिए, और डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना, तो ये भी सेंस नहीं बनेगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैस्टिटी। चैस्टिटी मतलब पवित्रता। चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट, अब क्या भरना है यहाँ पे, ऑफ अ वुमन। तो पवित्रता एक औरत का सबसे बड़ा गहना होती है, एक मुहावरा है, सीधा सीधा एक फ्रेज है। तो ऑर्नामेंट मतलब गहना, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन, ठीक है। पोजीशन मतलब क्या होगा, अधिकार हो गया। ट्रीजर मतलब खजाना, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्नामेंट मतलब गहना। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। द करेक्ट देम फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं जो भौतिक सोच रखता हो और जो रीति रिवाज है, कल्चर है, उनको ना मानता हो। भौतिक सोच का मतलब यहाँ पे है कि वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन में बिलीव करता है, ठीक है। मानसिक सेटिस्फेक्शन नहीं, फिजिकल सेटिस्फेक्शन। फिजिकली सेटिस्फाई होना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, धन दौलत कमाना, मन की शांति के लिए नहीं, उसको बोलते हैं भौतिक सोच वाला। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे जी, व्हाट विल वी से, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है भौतिक सोच रखने वाला और रीति रिवाजों को ज्यादा ना मानने वाला, ठीक है, फिलिस्टाइन। और बारबेरियस क्या होता है, असभ्य। बारबेरियस तो हो गया असभ्य, ठीक है, बारबेरियस नहीं हो सकता है यहाँ पे। और नोमड मतलब घुमक्कड़, अनार्चिस्ट मतलब शासन कानून को ना मानने वाला। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भौतिक सोच रखने वाला और जो कल्चर को ज्यादा नहीं मानता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
जी। आ के बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन, जो औरतों को बहुत नहीं पसंद करता, डिसलाइक करता है, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? जो औरतों को डिसलाइक करता है, व्हाट वी विल से? मिसांथ्रोपिस्ट। मिसांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो पूरी मानव जाति से घृणा करे, मानव जाति से घृणा करने वाला। तो पहला वाला तो नहीं होगा, इसमें पूछ रहा है जो महिलाओं से घृणा करता हो। फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? भाषाओं और उनके विज्ञान की अध्ययन को बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ वाला है पॉलीगामिस्ट। पॉलीगामिस्ट होता है जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीगामिस्ट। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है? माइजोगनिस्ट। माइजोगनिस्ट का मतलब होता है, माइजोगनिस्ट उसको बोलते हैं जो औरतों से घृणा करता है, महिलाओं से घृणा करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अ माइजोगनिस्ट हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लीजिए जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग? जी, सीखने से घृणा करने वाला, हेटर ऑफ लर्निंग, इसको बोलते हैं माइजोलॉजिस्ट। जी, हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। माइजोलॉजिस्ट का मतलब होता है लर्निंग से घृणा करने वाला, ठीक है। और माइजोगॉमिस्ट क्या होता है? विवाह से घृणा या विवाह संस्था से घृणा करने वाला। ये वर्ड सीख लो, याद कर लो, ये इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। माइजोलॉजिस्ट होता है जो सीखने से घृणा करता हो, कुछ भी सीखने की जिसकी इच्छा ना होती हो। माइजोगॉमिस्ट बोलते हैं विवाह या विवाह संस्था से घृणा करने वाला, ठीक है। और एस्थेटिक्स किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र को, ठीक है, जिसमें सुंदरता के सिद्धांतों का अध्ययन वगैरह करवाते हैं। सौंदर्य शास्त्र मतलब ये पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और सैनिक क्या हो जाएगा? सैनिक बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको दोषदर्शी। दोषदर्शी। दोषदर्शी का मतलब क्या होता है? दोषदर्शी का मतलब यह मानने वाला कि, ऐसा मानने वाला इंसान कि लोग स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, ऐसा मानने वाले इंसान को हम लोग सैनिक बोलते हैं, ठीक है। दोषदर्शी, जो यह माने कि लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। माइजोलॉजिस्ट मींस लर्निंग से घृणा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब, सही मतलब क्या होता है? दैट वी हैव टू टेल। वन हु नो ओनली वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को जानने वाला। वन हु नो टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं को जानने वाला। वन हु नो मोर देन टू लैंग्वेजेस, दो से ज्यादा भाषाओं को जानने वाला। वन हु नो सेवरल लैंग्वेजेस। तो लिंग्विस्टिक हम उसको बोलते हैं जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, लैंग्विस्टिक, लैंग्विस्ट सॉरी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ? टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं? स्पोक्समैन, गैरुलिटी, सॉलिलॉक और फिर नन ऑफ दिस। तो ये मैंने अपने फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में आप लोगों को बताया था। जो स्पीच ऑफ ड्रामा स्पीचेस थी, ड्रामा की स्पीच, ड्रामा के जो डायलॉग वगैरह, वो सारी कैटेगरीज बताई थी, उसमें मैंने बताया था व्हाट इज सॉलिलॉक। सॉलिलॉक क्या होता है? जब कोई नाटक चल रहा होता है मंच पर, तो वहां पर कोई पर्सन कुछ अकेला आता है ना स्टेज पर, और फिर वो सोचता है कुछ। अब मन में सोचेगा तो सामने ऑडियंस को पता कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वो सोचता ऐसे है, वो सोचता भी है और बोलता भी है कि मैं आगे चल के ऐसा करूंगा ना, उसको मार दूंगा और फिर राजा बन जाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो वो अपनी इच्छाएं बोल के बताता है, हालांकि वो सोच रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिलॉक, ठीक है, टॉकिंग टू वंस सेल्फ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एस्ट्रोफी। एस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच किसमें है? तो एस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को समझने के लिए पहले समझ लो, जब कोई निर्जीव चीज से डायरेक्ट कुछ बोला जा रहा हो, निर्जीव चीज है ना, या अमूर्त चीज कोई हो जिससे कुछ बोला डायरेक्ट हम बोलें, उससे कुछ भी बोलें, जैसे बोले ए पत्थर तो यहां क्यों पड़ा है, जा कहीं भगवान बन जा। अब हम डायरेक्ट उस पत्थर से बोल रहे हैं, वो तो निर्जीव है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रोफी। तो ऐसा ही सेंटेंस इसमें हमको ढूंढना है। आई एम द मोनार्च ऑफ ऑल आई सर्वे, ये तो अपने बारे में कोई बोल रहा है, मैं मोनार्च हूं, है ना। दूसरा देख लीजिए, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। जी, हे एकांत, हे एकांत, एकांत से कोई डायरेक्ट बोल रहा है, हे एकांत वेयर आर द चार्म्स, कहां है वो खुशियां सारी। तो यहीं पे हमारा एपोस्ट्रोफी निकल आया। एकांत से डायरेक्ट कोई बोल रहा है, अमूर्त चीज से कोई कैसे बोल सकता है ना। दिस इज अ राइट ऑप्शन, सेकंड इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? दैट वी हैव टू टेल। लेट नॉट एम्बिशंस मॉक देयर यूजफुल टॉयल। चलो, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसका मतलब हुआ अपने एम्बिशंस को, अपने उपयोगी लक्ष्य, अपने उपयोगी कार्यों को मजाक मत उड़ाने दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई निर्जीव चीज को हम मानव वाली शक्तियां दे दें, मानव जैसे कार्य करवाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, लक्ष्य से मत मजाक उड़वाओ, तो मजाक लक्ष्य थोड़ी उड़ा सकता है। जैसे हम कहें दरवाजा बोला, दरवाजा थोड़ी बोल सकता है ना। कुर्सी ने आवाज की, कुर्सी आवाज थोड़ी कर सकती, वो आदमी थोड़ी ना है। तो जब कोई हम निर्जीव चीज से कोई मानव जैसा काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं मानवीयकरण। और मानवीकरण ये कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जी, द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड। जी, जब किसी चीज का साउंड की बात की जा रही है, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड, वो उस वर्ड को यूज करेगा, किसी साउंड को एक वर्ड में यूज करेगा। जैसे आप बोले कुकू, जैसे आपने कहा कुकू, कुकू का मतलब क्या होता है? कोयल की आवाज। इंग्लिश में क्या बोलें? कुकू बोलेंगे उसको, कोयल की आवाज। तो कोयल की आवाज को एक पर्टिकुलर वर्ड में डाल दिया कुकू, ठीक है। या फिर हम कहें बज, मधुमक्खियों के भिनभिनाहट को हम क्या बोलते हैं? बज। किसी साउंड का एक पर्टिकुलर जब नाम दे दें, देयर साउंड, तो वो होता है हमारा एनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया। ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा जब किसी साउंड के आवाज को हम एक वर्ड में डाल के लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ओनोमोटोपोइया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, डायरेक्ट अमूर्त चीजों को डायरेक्ट बोला जा रहा है, लाइफ से डायरेक्ट बोला जा रहा है। ओ वर्ड, हे संसार, हे जिंदगी, हे जिंदगी, हे समय, है ना, ये डायरेक्ट बोला जा रहा है। तो समझ लो, जब निर्जीव चीज से डायरेक्ट बात की जा रही हो, वहां पे होता है अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी होता है। अपोस्ट्रोफी ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये वाला दिया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये अभी आपने पीछे पढ़ा है, सेम डेफिनेशन थी। व्हाट इज द सेजोरा इन पोएट्री। सेजोरा क्या होती है पोएट्री में, ठीक है। जब कभी भी सेजोरा वर्ड आप देख लें तो समझ जाएं, सेजोरा का मतलब एक तरह से समझ लो कॉमा होता है, ठीक है। अ पॉज, ठीक है। अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। तो पोएट्री में उस स्पेस को जहां पे रुकना होता है, पोएट्री पोएम पढ़ते पढ़ते रुकना होता है, उसको हम बोलते हैं सेजोरा, ठीक है। मींस अ पॉज और इंडिकेटिंग अ कॉमा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में ये लाइन्स किसने लिखी हैं? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ ट्रेजेडी, कैरेक्टर हेल्ड द सेकेंड प्लेस। ये तो बहुत फेमस है, अरस्तु ने कहा था, जिनको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अरस्तु। इन्होंने अपनी एक राइटिंग में कहा था, उस राइटिंग का नाम था पोएटिक्स। पोएटिक्स में इन्होंने ये लाइंस लिखी हैं कि जो प्लॉट होता है वो मेन आत्मा होती है ट्रेजेडी की, ठीक है, और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेकंड पोजीशन पे रहते हैं, उनको सेकंड पोजीशन पे रखा था। ये बहुत बार पूछा गया है, अरस्तु ने कहा है, अरिस्टोटल ने, इसको गांठ बांध लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। The next question is is a small descriptive poem in which the machinery and conventions of epic proper are used in the treatment of trivia themes। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग मॉक इपिक। मॉक इपिक से ही समझ जाओ, यहां पे होता है कि कोई साधारण चीज बोलने के लिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं बड़ी बड़ी इपिक का, तब हम बोलते हैं उसको इपिक। अभी हमें साधारण सा एक जैसे एग्जाम्पल देना है किसी को कि तुम उसको एक अपनी रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते हो, भरत से कुछ सीखो। रामायण में भरत से कुछ सीखो, उन्होंने अपना राज्य उस गद्दी पे नहीं बैठे और उसको राम के लिए संजो कर रखा। तुम एक रोटी का टुकड़ा अपने भाई को नहीं दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक साधारण सा चीज समझाने के लिए मैंने एक इपिक का उदाहरण ले लिया, रामायण का उदाहरण ले लिया। तो ये क्या हो गया, मॉक इपिक। ठीक है, वही पूछा जा रहा है, जब इन चीजों का उदाहरण लेकर उनको कॉपी करके कुछ बोला जाता है, उसका उदाहरण देकर उसको हम लोग बोलते हैं मॉक इपिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जी, whom does मिल्टन अक्यूज, मिल्टन ने किसको दोषी ठहराया था इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ बेलियाल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन। जी, ये इन्होंने किसी को टारगेट करते हुए बोला था, मतलब रियलिटी में किसको टारगेट किया था ये बताना है आपको। द एंग्लिकन क्लर्जी, मतलब एंग्लिकन जो पादरी थे उनको बोला था, या फिर कैवेलियर पोएट्स जो थे, जो कैवेलियर लेखक थे उनको बोला था, या द अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के जो विरोधी थे उनको बोला था। तो ये इन सब को बोला था, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इन्होंने ये लाइन इन सब के लिए टारगेट करते हुए लिखी थी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इपिक। जी, इनमें से कौन एक इपिक है? इसका वीडियो मैंने कल ही डाला है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक। इपिक पोएम है, इसको 12 बुक्स में लिखा गया है, 12 किताबों में पूरी स्टोरी ये आई है। ठीक है, बहुत बड़ी पोएम है ये, रिटन इन 12 बुक्स। और कब आई थी ये? 1665 में कंप्लीट हुई थी और 1667 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत बेसिक जानकारियां हैं जो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Who changed his religion some years ago? कुछ साल पहले किसने अपना रिलीजियन बदल लिया था? एम.आर. आनंद, मुल्कराज आनंद हैं, कमला दास, निसिम एजिकील और नन ऑफ दीज। किसने अपना धर्म बदल लिया था वो हमको बताना है। बताओ कौन, किसने बदला था इन चारों में से, तीनों में से? जी, कमला दास ने अपना धर्म बदल के मुस्लिम हो गए थे। ठीक है, कमला दास इज द राइट आंसर। ही चेंज हिज रिलीजियन बिफोर सम years ago। मरने से पहले, कुछ समय पहले अपना ये रिलीजियन बदल लेते हैं। द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस फ्रांसिस बैकन। जी, फ्रेंच राइटर कौन था जिसने फ्रांसिस बैकन को इन्फ्लुएंस किया था, मतलब फ्रांसिस बैकन इन्फ्लुएंस होकर उनकी तरह राइटिंग लिखते थे, वो कौन थे? मॉन्टेने। मॉन्टेने को कहा जाता है, मॉन्टेने से इंस्पायर होकर इन्होंने निबंध वगैरह और ये सब लिखने की शैली मोस्टली इनको कॉपी करके
लिखते थे। ठीक है, तो मोंटेनो इज द राइट आंसर जी। और मोंटेनो को, जो मोंटेनो है, इनको निबंधों का जनक कहा जाता है, निबंधों का जनक, फादर ऑफ एसेज। अब आप कहेंगे फ्रांसिस बेकन को भी फादर ऑफ एसे कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन के आगे फादर ऑफ इंग्लिश एसे लिखा होगा, ध्यान रखना। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन एंड फादर ऑफ एसेज मॉन्टेने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मॉन्टेने समझ लो एक तरह से इनके भी राइटिंग गुरु थे, ये इनको फॉलो करते थे। Who among the following is writer of historical romance? हिस्टोरिकल रोमांस कौन ज्यादा लिखता था, इसके राइटर कौन हैं? दैट वी हैव टू टेल थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट और मार्क ट्वेन। जी, कौन है इसमें? ऐतिहासिक उपन्यासों और रोमांस का जनक माना जाता है, हिस्टोरिकल रोमांस का जनक माना जाता है। क्रिएटर वो किसको माना जाता है? वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट ने हिस्टोरिकल रोमांस लिखना स्टार्ट किया था, इनको उसका जनक माना जाता है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, इनको तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लॉ सेज दिस फॉर whom? लॉज ने ये किसके बारे में कहा है? ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट अ लैंग्वेज, लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये किसके बारे में कहा है कि इन्होंने इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा नहीं, लिटरेचर की तरह डायलेक्ट किया है? तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? जी, चौसर के समय पर ये बात हो रही है। चौसर की सबसे पहले, चौसर के समय पर इंग्लिश सिर्फ एक अलग अलग भाषाओं के तौर पे बोली जाती थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको साहित्य लैंग्वेज की तरह इंट्रोड्यूस किया, इसको लिटरेचर बनाया। ठीक है, तो दैट इज चौसर। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। खासकर द कंटेम्पररी टेल्स में इनका जिक्र मिलता है। ठीक है, अर्नोल्ड रोट विद हिम इज बोर्न अवर रियल पोएट्री, द वर्ड हिम रिफर्स टू। इन्होंने कहा था विद हिम, हमारी रियल पोएट्री इनके साथ ही जन्मी। अब ये हिम इन्होंने किसके लिए बोला है, बताइए किसके लिए बोला है? अब देखिए, पोएट्री, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना, पोएट्री यानी साहित्य, इंग्लिश को साहित्य बनाने वाले हमारे चौसर थे, है ना? और चौसर ने ही इंग्लिश पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था, पोएट्री की तरह लिखना स्टार्ट किया था। तो हिम ये चौसर के लिए कहा गया, चौसर ऑप्शन में है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने चौसर के लिए लिखा था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Who possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narration of Wagner of Scott? जी, ये किसके बारे में कहा गया है कि किन्होंने जो है नेचुरल जो चीजें लिखने का था वो वर्ड्सवर्थ से अडॉप्ट कर लिया है। पोजेस मतलब उनको लिया वहां से। द फैंटेसी जो है कोलरिज की फैंटेसी लिखनी उनकी तरह स्टार्ट की। मेलोडी जो है कीट्स और शैली की तरह लिखते थे, और नरेशन देते थे स्कॉट की तरह, मतलब जो वैगोर थे, स्कॉट, वैगोर ऑफ स्कॉट, उनकी तरह। तो ऐसे कौन से लेखक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है? जी हाँ, ये है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो अपनी राइटिंग्स में इतने लोगों को फॉलो करके इनकी तरह लिखते थे। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलो 29th क्वेश्चन इज, इलियड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय? इलियड को सबसे पहले इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? ड्राइडन, पोप, जॉन किंग और नन ऑफ दीज। जी, तो यहां पर गलती लोग कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं? यहां पर जो सबसे पहले इलियड को ट्रांसलेट करने वाले इंसान थे वो थे जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन, ठीक है, जॉर्ज चैपमैन ने सबसे पहले किया था, उसके बाद में पोप ने किया था, सेकंड में पोप ने किया था, थर्ड में ड्राइडन ने किया था। इन्होंने सेकंड किया था और इन्होंने तीसरे में कोशिश की थी, कुछ ट्रांसलेशन कर पाए थे।
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सोचेंगे, पोप होगा और गलत आंसर लगा देंगे, नहीं, पहले इन्होंने किया था, यानी हमारा नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जॉर्ज चैपमैन यहाँ पे दिया नहीं ऑप्शन में, मींस नन ऑफ दीज। चलो 30th क्वेश्चन इज हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की स्टाइल किसने सेट की जी? जोनाथन स्विफ्ट जी, जोनाथन स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट को माना जाता है इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की स्टाइल्स सेट की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 31। A savage place as holy and enchanted as air beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover. जी, these lines throw light on. जी, ये किस पे लाइट थ्रो कर रही है? कॉलरिज का सुपर नेचुरल एलिमेंट पर जी, जो कि लिया गया है कुबला खान, इनकी एक राइटिंग है कुबला खान, ये इसकी लाइंस हैं, ठीक है, जहां ये हॉन्टेड चीजें दिखाई जा रही है, सेवेज प्लेस, अ होली इंचैंट, है ना, अ वैनिंग मून वाज हॉन्टेड, और एक औरत अपने डीमन लवर के लिए रो रही है, ठीक है, तो ये सब मिलती हैं कुबला खान में, कॉलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, इनके एलिमेंट्स हैं ये, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर ऑफ, ये जो मेन फीचर हैं वो किसके हैं जी? रोमांटिक लिटरेचर के, विक्टोरियन लिटरेचर के, एलिजाबेथन लिटरेचर या ऑगस्टन लिटरेचर जी, किस एज के माने जाते हैं? रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म रोमांटिक एज के फीचर्स हैं, मतलब रोमांटिक लिटरेचर के जी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 33rd, when was Paradise Lost completed by Milton? जी, अभी मैंने बताया था पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट की गई थी, ये पब्लिश की गई थी 1667 में, तो इसी के आसपास मान लो, इसी के आसपास, इससे पहले तो कंप्लीट हुई होगी जी, कंप्लीट किया था 1665 में, पब्लिश हुई थी 1667 में। ये क्वेश्चंस जनगण मन की तरह हैं, आने ही चाहिए, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आने ही आने चाहिए। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, मतलब मिल्टन की राइटिंग में एफर्ट्स देखने को मिलते थे कि मेहनत करके लिखी गई है। इन शेक्सपियर स्कैर्सली एनी, और शेक्सपियर में शायद ही थोड़ा बहुत देखने को मिलती थी मेहनत, वो लगता था ऐसे लिख डाला है। दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय, ये किसने कहा है, किस राइटर ने ऐसा कहा था, दैट वी हैव टू टेल। किस राइटर ने ऐसा कहा है? थॉमस हार्डी, निसिम एज़ेकिएल, विलियम हैजलिट और मैथ्यू अर्नोल्ड, बताएं किसने कहा है ऐसा? ऐसा कहा था विलियम हैजलिट ने, विलियम हैजलिट ने ऐसा कहा था कि मिल्टन जो है बहुत मेहनत से लिखते हैं, ऐसा दिखता है उनकी राइटिंग में, और शेक्सपियर को इतनी मेहनत नहीं दिखती उनकी राइटिंग में, ऐसा कहा था विलियम हैजलिट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द पोएट ऑफ फेमस पोएम डैफोडिल्स, डैफोडिल्स किसने लिखा है? ये मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं जनगण मन की तरह, वो आने ही आने चाहिए, है ना, आने ही आने चाहिए, तो ये भी जनगण मन की तरह। डैफोडिल्स लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट हो गया, विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे, डैफोडिल्स किसने लिखा, ये सब जनगण मन वाले क्वेश्चन है जो आने ही चाहिए टीजीटी पीएचडी वाले बच्चों को। Who is the author of lyrical ballads? lyrical ballads किसने लिखा है? एसटी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलके लिखा था, एसटी कॉलरिज के साथ में, है ना, एसटी कॉलरिज के साथ में वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखा था। ये भी जनगण मन का अगला क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक जनगण मन का और क्वेश्चन आने वाला है, जी हाँ ये रहा। व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर कब मरे थे? विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी बताओ? 1564 में ये जन्म लिया था इन्होंने, ये तो जनगण मन वाले क्वेश्चन है, और मरे कब थे? 1616 में, और इनकी जो डेट है ना जन्म और मृत्यु की वो सेम है,
23 अप्रैल को ही जन्म हुआ था, 23 अप्रैल 1616 में ये मरे थे। ठीक है, तो 64 में जन्म हुआ था और 1616 में इनकी डेथ हुई थी। सो विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए, कब मरे, ये सारे जनगण मन वाले क्वेश्चन मतलब आने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारे 37 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टीजीटी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।